India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम बड़े मामलों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगा दी है। यह मामला राहुल गांधी की 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में की गई टिप्पणियों से संबंधित है। गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के कर्मियों को पीट रहे हैं। यह एक आलोचना थी जो सरकार की ओर से चीनी कार्यों के बारे में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निर्देशित थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गांधी को चेतावनी दी कि वे संसद में ऐसे मुद्दे उठाने के बजाय सोशल मीडिया पर बयान क्यों दे रहे हैं। अदालत ने ये भी पूछा कि क्या उनके बयान किसी विश्वसनीय सामग्री पर आधारित थे। आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते। आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हासिल की है। इसके लिए क्या विश्वसनीय सामग्री है। एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। जब सीमा पर संघर्ष हो रहा हो तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पास 19(1)(a) या भाषण की स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, पीठ ने कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलील। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गांधी की टिप्पणियों के आधार पर तीसरे पक्ष द्वारा मानहानि का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप किसी को मानहानि के आरोप से इस तरह परेशान नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति नहीं था बल्कि मानहानि का शिकार था। हाईकोर्ट की तर्क संगतता नवीन थी जो सही नहीं थी, सिंघवी ने कहा। अदालत ने तब मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी और राज्य को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। यह मामला एक शिकायत से उत्पन्न हुआ था जो वकील विवेक तिवारी ने पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से दायर की थी, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में एक रैंक के बराबर थे, जो एक सेना कर्नल के बराबर है। तिवारी ने आरोप लगाया कि गांधी की 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बारे में टिप्पणियां भारतीय सैन्य बलों के प्रति अपमानजनक और मानहानिकारक थीं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने तब गांधी को 24 मार्च को सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने गांधी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि शिकायतकर्ता एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में योग्य है और इसलिए शिकायत दर्ज करने का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए अध्यादेश लाने में जबरदस्त जल्दबाजी पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने मंदिर फंड के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाले फैसले को वापस लेने का प्रस्ताव दिया है और मंदिर के प्रबंधन के लिए एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का सुझाव दिया है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि राज्य ने गुप्त तरीके से एक आवेदन दायर किया जो अस्वीकार्य था। न्यायाधीश ने पूछा कि राज्य ने मुआवजा देने के बाद कानून के अनुसार भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं किया। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अगर राज्य कोई विकास करना चाहता था तो उसे कानून के अनुसार ऐसा करने से क्या रोका। चाहे जमीन निजी हो या नहीं, उस मुद्दे पर अदालत द्वारा फैसला किया जा सकता है। राज्य गुप्त तरीके से आ रहा है, उन्हें सुने जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। हम इसकी उम्मीद नहीं करते। राज्य को उन्हें पूरी निष्पक्षता से सूचित करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाया और कहा अध्यादेश लाने से पहले प्रभावित पक्षों को सुना जाना चाहिए था।
कोर्ट ने कहा कि मंदिर के फंड का इस्तेमाल तीर्थ यात्रियों के लिए किया जाना चाहिए, न कि किसी निजी व्यक्तियों द्वारा जेब में डाला जाए। कोर्ट ने प्रस्ताव दिया है कि मंदिर के प्रबंधन के लिए एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि मंदिर के अनुष्ठान पहले की तरह परिवार द्वारा जारी रखे जाएंगे। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि राज्य ने गुप्त तरीके से आवेदन दायर किया, जो अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति कांत ने पूछा कि राज्य ने मुआवजा देने के बाद कानून के अनुसार भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने आपराधिक कानून के प्रावधानों को चुनौती दी थी, जो कथित तौर पर पीसमिल जांच को सक्षम बनाते हैं। यह जांच छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित है, जिसमें बघेल आरोपी है। हालांकि कोर्ट ने बघेल की एक अन्य याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। ये प्रावधान ईडी को किसी भी व्यक्ति को समन करने और दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर करने की अनुमति देते हैं। बघेल ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसियां पीसमिल जांच करके आरोपियों को परेशान कर सकती हैं और उनके अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। बघेल ने पीएमएलए के सेक्शन 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी है, जो ईडी को व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून में दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के प्रावधान हैं और प्रभावित व्यक्ति व्यक्तिगत आधार पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को अपनी शिकायतें हाई कोर्ट में उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बघेल की पीएमएलए से संबंधित याचिका पर सुनवाई 6 अगस्त को करने का फैसला किया है, जब एक अन्य लंबित मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मंत्री शिवानंद एस पाटिल की अपील खारिज कर दी है, जिन्होंने भाजपा विधायक बसनगौड़ा आर पाटिल यत्राल के खिलाफ मानहानि मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने यत्नाल के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज कर दिया था, क्योंकि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मंत्री की याचिका खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक मामलों को अदालत के बजाय बाहर सुलझाया जाना चाहिए। यह फैसला मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मंत्रियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक विवादों को अदालत में लाने के बजाय राजनीतिक माध्यमों से हल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में आगे की सुनवाई से इनकार कर दिया और मंत्रियों की याचिका खारिज कर दी। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजनीतिक हस्तियों और उनके बयानों से जुड़े कानूनी मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल पेश हुई है। यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले एक रैली के दौरान यत्नाल द्वारा कथित तौर पर दिए गए मानहानिकारक बयानों से उत्पन्न हुआ था। पाटिल ने तर्क दिया कि इन टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू की। हालांकि हाईकोर्ट ने यत्नाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत को संज्ञान में लेते समय प्रक्रियात्मक त्रुटियां की। हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं किया, जिसमें शिकायत को संज्ञान में लेने से पहले मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों को शपथ के तहत जांचना और आरोपी को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं में जीवित व्यक्तियों के नाम और पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों का उपयोग करने पर रोक लगाई गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने 31 जुलाई को एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें सरकार को कल्याणकारी योजनाओं में जीवित राजनीतिक व्यक्तियों के नाम और उनकी तस्वीरों का उपयोग करने से रोकने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि यह एक असामान्य और ज़रूरी मामला है और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री या किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम होने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और 2014 के सरकारी विज्ञापन सामग्री विनियमन दिशा निर्देशों के अनुसार वर्तमान मुख्यमंत्री की तस्वीर प्रकाशित करना तो स्वीकार्य है, लेकिन विचारधारात्मक नेताओं या पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों का उपयोग करना इन दिशा निर्देशों के विपरीत है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकारी योजनाओं के शीर्षक में राजनीतिक व्यक्तियों के नाम शामिल करना स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े ऑडियो क्लिप्स की जांच में देरी पर नाराजगी जताई है। बता दें, कोर्ट ने कहा कि 3 महीने पहले आदेश के बावजूद अभी तक फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट नहीं आई है, जो कि चिंताजनक है। मामला मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ ऑडियो क्लिप से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्हें कथित तौर पर जातीय हिंसा से जोड़कर दिखाया गया है। याचिकाकर्ता संगठन ने कोर्ट निगरानी में जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि एफएसएल रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई। कोर्ट ने कहा कि यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता और जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा और देखेगा कि एफएसएल रिपोर्ट कब तक पेश की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में पंजाब पुलिस के अधिकारियों की कड़ी निंदा की है, जिन पर एक सेवारत आर्मी कर्नल और उनके बेटे के साथ मारपीट का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि सेना के लोगों के लिए सम्मान रखना जरूरी है और इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस के उन अधिकारियों की निंदा की है जिन पर एक सेवारत आर्मी कर्नल और उनके बेटे के साथ मारपीट का आरोप है। मामले के अनुसार दिल्ली से पटियाला की यात्रा के दौरान एक ढाबे पर खाना खाते समय आर्मी अफसर और उनके बेटे से 4 पुलिसकर्मियों ने इसलिए मारपीट की क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ियां हटाने से इनकार कर दिया था। शिकायतकर्ता आर्मी अफसर का यह भी आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश ठोस और कारणपूर्ण है। शुरू में कोर्ट ने मौखिक रूप से भारी जुर्माना लगाने की बात कही, लेकिन अंतिम आदेश लिखवाते समय वह नहीं लगाया गया।
पुलिस अधिकारियों की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश पारित किया है मानो ट्रायल शुरू होने से पहले ही उन्हें दोषी ठहरा दिया गया हो। वहीं आर्मी अफसर की ओर से अधिवक्ता सुमीर सोडी पेश हुए। इस पर जस्टिस शर्मा ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, जब युद्ध होता है तब आप इन सेना अधिकारियों को महिमा मंडित करते हैं। आपके एसएसपी कहते हैं कि अग्रिम जमानत खारिज होने के बावजूद मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रहा क्योंकि वे पुलिस अधिकारी हैं। एफआईआर दर्ज करने में 8 दिन की देरी। सेना के लोगों के लिए सम्मान रखिए। आप अपने घर में चैन से सो रहे हैं क्योंकि वो -40 डिग्री सेल्सियस पर सीमा पर ड्यूटी कर रहे हैं। हम इसे भारी जुर्माने के साथ खारिज करने जा रहे हैं। इस तरह की अराजकता स्वीकार नहीं की जा सकती। न कोई कानूनी दलील न कुछ। आपकी जमानत खारिज हुई है। वे खुलेआम घूम रहे हैं और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। सीबीआई जांच करे इस मामले की। वो आपको बचाने जाते हैं और तिरंगे में लिपट कर लौटते हैं। एफआईआर दर्ज होने के 8 दिन बाद शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच की उम्मीद में हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ की एसपी मंजीत को जांच सौंपते हुए 4 महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद किसी भी पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं की गई। इस पर हाईकोर्ट को कहना पड़ा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जांच निष्पक्ष ढंग से की जा रही है। इसलिए 16 जुलाई को अपने आदेश में हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.